अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मुल्क की सियासत में एक बार फिर 27वीं आईनी तरमीम की बहस ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। खास तौर पर NFC अवार्ड में मुमकिना तरमीम के हवाले से हुकूमत की इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी इस पर बरमला तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। पीपल्स पार्टी में ये तशवीश की लहर दौड़ रही है कि कहीं 27वीं तरमीम के जरिए हुकूमत 18वीं तरमीम को ख़त्म तो नहीं करने जा रही। ज़ाहिर है 18वीं तरमीम पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में मंजूर हुई थी, जिसके ज़रिए सूबों को माली, इंतज़ामी और कानूनी जो वसी इख्तियारात हैं वो दिए गए थे। अब अगर इस तरमीम में रद्दोबदल की जाती है तो माहिरीन के नज़दीक ये ना सिर्फ मरकज़ और सूबों के दरमियान ताल्लुकात को मुतासिर कर सकती है बल्कि सियासी कशमकश को भी बढ़ा सकती है। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि हुकूमत वसाइल की मुनसिफाना तकसीम के नाम पर इख्तियारात का तवाज़ुन दोबारा मरकज़ की तरफ लाने की कोशिश कर रही है, जबकि पीपल्स पार्टी इसे सूबाई खुदमुख्तारी पर हमला करार दे रही है। ये सूरत हाल मुस्तकबिल करीब में एक बड़ी सियासी और आइनी बहस को जन्म दे सकती है और पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो इस मुमकिना तरमीम पे ट्वीट करना भी उनका बहुत मानीखेज़ मालूम होता है। और उनकी इस ट्वीट पर यह ख्याल किया जा रहा है कि बिलावल भुट्टो ने यह तासुर देने की कोशिश की है कि हुकूमत पसे पर्दा क्या सियासी खिचड़ी पका रही है। और यही बात महमूद खान चकज़ई भी कर रहे हैं। वो कहते हैं कि बिलावल भुट्टो को एक क्रेडिट जाता है कि उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम लीक कर दिया है। अब ज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को 27वीं तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात है। खासतौर पर सूबों के इख्तियारात को महदूद करने के हवाले से पीपल्स पार्टी अभी से खुलकर मुखालिफत कर रही है। और ज़राए के मुताबिक 6 नवंबर को पीपल्स पार्टी के CEC के इजलास में पार्टी अरकान की जानिब से इस मुमकिना तरमीम की भरपूर मुखालिफत हो सकती है, क्योंकि ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के कई रहनुमाओं ने मुजव्वज़ा 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत का फैसला किया है। और पार्टी ज़राए के मुताबिक जुमेरात को होने वाले सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में सेनेटर रज़ा रब्बानी समेत कई सीनियर रहनुमा अपने तहफ़्फ़ुज़ात पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अंदर यह मौक़िफ़ मजबूत होता जा रहा है कि मुजव्वज़ा तरमीम सूबाई खुदमुख्तारी को मुतासिर कर सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पार्टी रहनुमा NFC अवार्ड में सूबों को हासिल माली तहफ़्फ़ुज़ के खात्मे और सूबों से विफाक को महकमे वापस लेने की किसी भी कोशिश को कबूल नहीं करेंगे। पीपल्स पार्टी समझती है कि 18वीं तरमीम के तहत सूबों को मिलने वाले इख्तियारात वफाकी निज़ाम की मजबूती की ज़मानत है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत जल्द से जल्द कौमी असम्बली और सेनेट में 27वीं तरमीम का बिल पेश करने की ख्वाहिश रखती, जिससे सियासी माहौल में मजीद तनाज़ा पैदा होने का इम्कान है, क्योंकि हुकूमत वाज़े तौर पर 18वीं तरमीम में तब्दीली पर जोर दे रही है। राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि 18वीं तरमीम से गवर्नेंस के मसाइल आए हैं। 18वीं तरमीम को तब्दील करना वक्त की ज़रूरत बन चुका है। तरमीम उस पर भी सारी पार्टियों को बैठ के देखना चाहिए कि देखें, एक चीज होती है उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश रहती है। जहाँ जहाँ पे कुछ गवर्नेंस के हवाले से डिफिकल्टी आई है 18वीं तरमीम से, सूबों में कैपेसिटी नहीं है या और मामलात हैं, उसको रिव्यू करना चाहिए। अब एक तरफ बाज़ हुकूमती रहनुमा साफ अंदाज में 18वीं तरमीम में तब्दीली की बात कर रहे हैं, तो वहीं पर बाज़ हुकूमती रहनुमा इस मामले पर मोहतात रवैया अपना रहे हैं। जैसा कि राना सनाउल्लाह और खुरम दस्तगीर कहते हैं कि जो भी तरमीम की जाएंगी वो बाहमी मुशावरत से होंगी। अब 27वीं आईनी तरमीम के लिए हुकूमत की मजबूरी है कि वो अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले, क्योंकि वो तनहा तो आइन में तरमीम करने की पोजीशन में नहीं है और पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर आइन में तरमीम करना नामुमकिन है। अब सवाल ये है कि अगर हुकूमत NFC अवार्ड में तरमीम के जरिए रद्दोबदल करती है तो पीपल्स पार्टी इतनी आसानी के साथ सूबों के वसाइल को कम करने पर राजी हो जाएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बेशतर रहनुमा तो मजामत कर रहे हैं। यहाँ तक कि शाजिया मरी कहती है कि 18वीं तरमीम में सूबों के इख्तियारात से पीछे हटना मुनासिब नहीं, इस पर हरगिज़ पता नहीं हो सकता। अब हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि NFC अवार्ड में तब्दीली इसलिए ज़रूरी है क्योंकि उसके दिफाई अखराजात, कर्ज़ों की अदायगी, वफाकी तरक्याती मनसूबे और नेशनल सिक्योरिटी से मुतल्लिक़ अखराजात की अदायगी करना होती है और यूँ वफाक के पास महदूद वसाइल होते हैं। जबकि दूसरी जानब IMF भी हुकूमत से NFC अवार्ड में तब्दीली का मुतालबा कर रही है। IMF का मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान में मालियाती इस्तेहकाम के लिए वफाक और सूबों दोनों को माली ज़िम्मेदारियों की मुनसिफाना तकसीम की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर जब सूबे महसूलात बढ़ाने में मौसर किरदार अदा नहीं कर रहे। इसी पस मंज़र में IMF चाहता है कि वफाकी हुकूमत को मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम रखने के लिए ज़्यादा माली इख्तियारात और महसूलात में बड़ा हिस्सा दिया जाए, ताकि बजट खसारे पर काबू पाया जा सके और कर्ज़ों पर इन्हिसार कम हो सके। ताहम यह तजवीज़ एक हसास सियासी मामला है, क्योंकि सूबे अपने माली हिस्से में किसी भी कमी को सूबाई मुख्तारी पर हमला समझ सकते हैं और पीपल्स पार्टी जिसने सूबों के वसाइल में 18वीं तरमीम के जरिए इजाफा किया, वो इससे फ़िलहाल दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। अब हुकूमत को अगर NFC अवार्ड में तरमीम करनी है तो उसको पीपल्स पार्टी को राज़ी करना होगा। सवाल ये कि क्या पीपल्स पार्टी राज़ी होगी और हुकूमत किस तरह से पीपल्स पार्टी को मनाएगी। अब मजमूई तौर पर देखें तो आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स, जजेस के तबादले का इख्तियार, आर्टिकल 243 में तरमीम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पर मौजूदा डेडलॉक के खात्मे पर शायद पीपल्स पार्टी राज़ी हो जाए, लेकिन
NFC वार्ड पर इसका कायल होना बज़ाहिर मुश्किल दिखाई देता है। दूसरी जानिब आज वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी ने महमूद खान अचकज़ई के घर मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम और इसकी सूबाई खुदमुख्तारी पर असरात ज़ेर बहस आए और ये गुफ्तगू भी हुई कि NFC में मज़ीद छेड़छाड़ कौमी वहदत के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। अब तहरीक इंसाफ 27वीं तरमीम पर मुखालिफत कर रही है और इतलात के मुताबिक PTI पीपल्स पार्टी से भी इस हवाले से मुशावरत करेगी। बहरहाल आज मुमकिन तरमीम पर रद्दअमल देते हुए बैरिस्टर अली जफर का कहना था कि हुकूमत झूठ बोलती रही कि वो 27वीं तरमीम नहीं ला रही। हुकूमत वाले लोग बड़ी देर से मैं पूछ रहा था उनसे कि आप कोई 27वीं तरमीम लेके आ रहे हैं, वो बड़ा कैटेगोरिकली मीडिया के सामने डिनाई करते रहे और वो कहते रहे थे कि हमने तो नहीं सोचा इसका 27वीं तरमीम का। तो इसका मतलब है यहाँ तो वो झूठ बोल रहे थे क्योंकि जो इंकशाफ हुआ है या उनको पता ही नहीं, कोई और ही कर रहा है। अब 27वीं आईनी तरमीम जिस वक्त हो रही है ये वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात करना, उनको ये आइडिया प्रेजेंट करना, उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब का इस मामले को पब्लिक कर देना, जिसके बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जो आज से ठीक 2 रोज़ बाद हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिसाइड करना है कि वो क्या कह रहे हैं। हुकूमत तो खासी कंफर्टेबल पोजीशन में है कि वो कोई भी आईनी तरमीम मंजूर करा सके क्योंकि रिक्वायर्ड नंबर पार्लियामान के अंदर मौजूद है, वो कौमी असम्बली के अंदर हो या सेनेट में, यानी कोई भी आईनी तरमीम वो कर सकते हैं। लेकिन क्या ये कंसेंसस के साथ की जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जहाँ तक बात है तो उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने स्टेक होल्डर्स को ब्रॉडर लेवल के ऊपर एक कंसेंसस डेवलप करके ये मंजूर कराई। लेकिन अब क्या पीपल्स पार्टी राज़ी होगी? तो पीपल्स पार्टी का राज़ी होना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर पीपल्स पार्टी वोट देती है तो फिर हुकूमत नंबर पूरी करेगी, जिसके बाद जमीयत उलमा इस्लाम फ़े या फिर ऑपोजिशन की तरफ से अगर वो रिक्वायर्ड सपोर्ट नहीं भी आती है तो हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली ज़ाहिर है ये एक ऐसा मौका है जिसमें ऑपोजिशन ईवान के अंदर ज़रूर जो है और ईवान से बाहर भी एहतजाज ज़रूर कर सकती है, अपना मौक़िफ़ रख सकती है। देखना यह है कि क्या कोई लार्जर कंसल्टेशन हुकूमत करती है ब्रॉडर लेवल पे जिस पे ऑपोजिशन को भी ऑन बोर्ड लिया जाए, जो तहरीक इंसाफ की रिजर्वेशंस है जिस पे वो ये दिया दे रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुलाकातें भी करेंगे और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कम अज़ कम 18th अमेंडमेंट के ऊपर। अब 18th अमेंडमेंट के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिजर्वेशंस क्यों हैं? ज़ाहिर है 18वीं तरमीम के बाद सूबों को बड़ा हिस्सा चला जाता है और माली खुदमुख्तारी हासिल हो जाती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहाँ सिंध में हुकूमत रखती है, सिंध में पूरे तरीके से उनके पास इख्तियारात हैं, माली तौर पर भी, इंतज़ामी तौर पर भी, कानूनी तौर पर भी, लीगल डोमेन के अंदर भी। तो वहाँ वो क्यों चाहेगी कि वो इतना बड़ा जो इख्तियार है वो वफाक की झोली में डाल दे और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अभी तक सिंध तक महदूद है वो सिंध से भी अपना शेयर जो है वो जाता हुआ अपनी आंखों से देखे, बल्कि ख़ुद जो है इसमें हिस्सा डाले। तो इस पे एक बहुत बड़ा कंसर्न पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इसलिए भी है। दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा अगर हुकूमत की बात की जाए तो वह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्क्वीज़ होकर अभी तक KP तक महदूद है और KP हुकूमत को भी ये डर है कि उनके पास जो माली खुदमुख्तारी है वो भी छिन सकती है, वो भी जाती रहेगी अगर ये 27वीं आईनी तरमीम के अंदर 18th अमेंडमेंट वाला पार्ट जो है उस पर दस्तखत कर दिए जाते हैं या इसको मंजूर कर लिया जाता है। तो इस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो रिजर्वेशन है या कंसर्न है वो समझ में आते हैं, वो अंडरस्टैंडेबल है। अब प्रिंसिपल पोजीशन तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये है कि वो अमेंडमेंट जो एक लार्जर कंसेंसस के साथ की गई और उसकी वजह से सूबों को खुदमुख्तारी मिली, तो हम ये समझते हैं कि सूबों की खुदमुख्तारी छीनी नहीं जानी चाहिए, वफाक के पास नहीं जानी चाहिए, बल्कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स है। लेकिन इसको देखने का दूसरा तरीका ये भी है, अगर वो डिवॉल्व होती है तो फिर NFC के बाद क्या PFC होता है, क्या प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी नहीं होना चाहिए था, जिसके बाद अल्टीमेटली इलेक्शंस होते और जो बल्दियाती हुकूमतें हैं इख्तियारात उस हद तक पहुँचते, ग्रास रूट लेवल तक जाते जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो सके, बल्कि वफाक से जो चंक आता है वो सूबाई हुकूमतें अपने पास रखती हैं, अपनी मर्ज़ी के तहत उसको शेयर करती है और उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी भी नहीं होती। तो इस तरह से वफाक भी हक बजाने पे ये कहने पे कि अल्टीमेटली वफाक की किटी में या उनके ख़जाने में तो बचता ही कुछ नहीं है। बार-कैफ इस पर हुकूमत का मौक़िफ़ लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा वज़ीर ममलिकत हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुज़ैफ़ा साहब, सबसे पहले तो ज़ाहिर है PTI भी निशानदेही कर रही है कि हुकूमत तो मानती नहीं थी कि 27वीं आईनी तरमीम ला रही है, अब एकदम से 27वीं आईनी तरमीम, वो भी बिलावल साहब की मेहरबानी, शुक्रिया कि उन्होंने X पे पोस्ट करके बता दिया कि हुकूमत कुछ ऐसा सोच रही है
तो क्या कोई सरप्राइज देने का इरादा है, उजलत में कोई तरमीम लाना चाहते हैं, और अगर ऐसा है तो इसकी वजह क्या है सर? जी नहीं, बिल्कुल मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से वाज़ेह करना चाहता हूँ। एक तो ज़ाहिर है जो है आप बिल्ली को देख के आंखें बंद नहीं कर सकते, और आज वो दौर नहीं है कि आप कबा लाल है और लोग यकीन कर लें। जो चेयरमैन बिलावल ने ट्वीट किया है वो चीज़ें उनसे डिस्कस हुई हैं तो ही उन्होंने ट्वीट किया है, और वो सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन है कि 27वीं तरमीम में सारी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो जाए तो अच्छी बात है। उनने खैर उस पर ट्वीट कर दिया। अभी ज़रा एक रफ डिस्कशन थी, लेकिन हम ये तय कर रहे हैं कि हम पहले इसको सेनेट में लेकर आएँ, बाकायदा अपने तमाम इत्तेहादियों से डिस्कस करें, सेनेट में डिस्कस हो, सेनेट में मंजूर होने के बाद फिर इसको नेशनल असेंबली में लेकर आएँ। तो एक तो बिल्कुल ये तरमीम लाने का हमारा इरादा है, और इस पे कुछ काम हमने कर रखा है, कुछ इत्तेहादियों की मुशावरत से करेंगे। अभी रफ एस्टीमेट यही है कि आप जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना दी जाए, जुडिशल मजिस्ट्रेट जिसको हम एग्जेक्टिव को जुडिशल पावर्स कहते हैं वो दे दी जाए। इसी तरीके से आइन का आर्टिकल 243 है जो कि आपकी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के मुतालिक है, उसकी डेफिनेशन में थोड़ी सी तब्दीली कर दी जाए। इसी तरीके से एनएफसी अवार्ड है, 18 अमेंडमेंट की वो छिके है। तो ये सारी चीज़ें हमारा तो इस पे एक रफ एस्टीमेट बना हुआ है, कुछ हमने वर्किंग भी की हुई है, लेकिन पीपल्स पार्टी की हमारी बड़ी इत्तेहादी है, उनके सामने चीज़ें रखनी है। लेकिन अब देखते हैं कि वो अपनी सीईसी में मीटिंग करने के बाद इस पर क्या आत्मी जवाब देते हैं। लेकिन कोई ऐसा ढका छुपा काम नहीं होगा। तरमीम का मसवदा आप सब दोस्तों से मंजूरी से पहले शेयर करेंगे, पार्लियामेंट में बाकायदा इस पर डिस्कशन होगी। पहले इरादा ये बन रहा है कि इसको सेनेट में पेश कर लिया जाए, और हुज़ैफ़ा साहब, ये जो रफ स्केच आपने दिया, ये खदोखाल बयान किए हैं, ये तो बयान ही वही नहीं है जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आप करना चाह रहे थे, लेकिन फिर वो नहीं हो सके, जिसपे आपको रेजिस्टेंस का सामना था जमीयत उलमा इस्लाम पे इन पर्टिकुलर, उनकी तरफ से और फिर पीटीआई की तरफ से भी, तो उसको फिर कटेल करके वो सूरत हमारे सामने आई जो पास हुई। तो ये तो वही चीज़ें जो रह गई थी, यानी वो अब हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम की सूरत करना चाह रही। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से पीपल्स पार्टी और हम एक पेज पर थे, लेकिन मौलाना साहब भी चाहते थे, लेकिन पीटीआई ने कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना लें। जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया और पिछले 1 साल में उसने काम किया, तो ये चीज़ सामने आई कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो एक आपस में जो है क्रॉसिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के दरमियान। तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट अलहदा होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी राय है, इसलिए हम दोबारा उसी जगह पर आए हैं। बिल पार्टी इस पर अब एग्री है। दूसरी बात ये कि एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट, एग्जेक्टिव के पास जुडिशल पावर्स ये पहले नहीं थी। ये चूंकि इस्लामाबाद में ये निज़ाम मौजूद है, 2001 में परवेज मुशर्रफ ने, आपको याद है जब एनआरबी बनाया था, नेशनल रिकंस्ट्रक्शन ब्यूरो, और सिविल सर्विस रिफॉर्म्स के नाम पर उसने एग्जेक्टिव से जुडिशल पावर्स वापस ले ली थी, और उसमें दानियाल अजीज उसको हेड कर रहे थे उस एनआरबी को। और उनका नुक्ता नजर ये था कि चूंकि जुडिशरी एंड एग्जेक्टिव आर सेपरेट, ये इस्जाद अली शाह की 1996 की जजमेंट है, उसकी रोशनी में उन्होंने कहा कि एग्जेक्टिव के पास जुडिशल पावर नहीं होनी चाहिए। हालांकि पूरे मुल्क में वो खत्म कर दिया गया, लेकिन इस्लामाबाद में आज भी एग्जेक्टिव के पास जुडिशल पावर्स मौजूद हैं, इसलिए इस्लामाबाद का अमन और बाकी सारी चीजें बाकी एरियाज से बेहतर है। तो अगर हम उसको पूरे मुल्क में दोबारा इंप्लीमेंट कर देते हैं, कोई इसमें से मुज़ाहिरा खेज़ चीज नहीं है। एक तो एग्जेक्टिव को स्ट्रेंथन करना चाहिए। कता कलामी के लिए माज़रत हुज़ैफ़ा साहब, मैं चाहता हूं 1 बाय 1 ताकि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। जी बड़ा जरूरी है। एक तो सर एग्जेक्टिव की आप समझते हैं कि वो पावर्स को रिस्टोर किया जाना चाहिए। दूसरी बात आपने ये कही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजी है अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने में, तो ये जाहिर है इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बात, इस पर क्लैरिफाई कर दीजिएगा कि क्या वाकई, क्योंकि वो तो कहते हैं 6 नवंबर को हमने सीईसी उनसे पूछना है, वो कहते हैं सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी फैसला करेगी। तो क्या उन्होंने आपसे एग्री किया है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राजी है? जी बहुत शुक्रिया। एक तो बात यह है कि बाज़ाब्ता तो ज़ाहिर है उनका एक तरीक़ेकार है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बुलाकर ही वो ऐलान करते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से हमारा और उनका पिछले 6 महीने से नुक्ता नजर है कि अगर उस वक्त भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस के बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाती ज्यादा बेहतर होता। लेकिन जाहिर है उन्होंने कुछ चीजों पर उनका एतराज भी, अगर आप मैं बात अपनी मुकम्मल कर लेता तो वो भी आपके गोशगुजार में करूंगा। एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट जो है, एग्जेक्टिव को एम्पावर नहीं करना। बेसिकली होता क्या है, इस्लामाबाद में मजिस्ट्रेट की पावर्स जो है वो एसी के पास हैं, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पावर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बतौर डिप्टी कमिश्नर के पास है। यानी पुलिस अरेस्ट कर सकती है, पुलिस गोली नहीं चला सकती। गोली चलाने के लिए आपने एसी या डीसी से परमिशन लेनी है, जबकि पंजाब में ऐसा नहीं है, केपीके में, सिंध में, बलूचिस्तान में ऐसा नहीं है। पुलिस गिरफ्तार भी करती है, गोली भी खुद चलाती है। यानी जब दोनों फैसले आपने करने तो गलती का एहतमाल ज्यादा होता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जुडिशियल पावर्स पूरी जुडिशियल पावर्स नहीं होती, इसको हम कोज़ाई जुडिशियल पावर्स कहते हैं, वो अगर दोबारा रीइंस्टेट हो जाएंगी तो उसमें कोई ऐसा मुज़ाहिरा खेज़ बात नहीं है, और पीपल्स पार्टी उस पर एग्री है। यानी हम
रिकॉर्ड डिस्कशन पिछले 6-8 महीनों में हुई है, उसके तनाजुर में मैं आपसे बात कर रहा हूं। कल वो नए नुक्ते नजर लेकर आ जाए, मैं कुछ कह नहीं सकता। तीसरा जो है, जजेस की बहाली जो है उनकी मर्जी के बगैर हो। देखें, अगर ये अख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर पार्लियामेंट को दे रहे हैं, तो ये भी कोई मुज़ाहिका खेज नहीं है। पीपल्स पार्टी इस पर भी मेरी मालूमात के मुताबिक उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। जबकि जो आर्टिकल 243 है, जिसमें जो आपकी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान हैं उसके मुतालिक है, उसमें उसकी डेफिनेशन में अगर फील्ड मार्शल की डेफिनेशन भी शामिल कर ली जाए तो वो कोई मुज़ाहिका खेज चीज़ नहीं है। अलबत्ता जो पीपल्स पार्टी जिन पे डिसएग्री कर रही है अभी तक, जो मेरे इल्म में आया है, वो ये है कि 18 अमेंडमेंट की किसी भी शिक को टच ना किया जाए, एनएफसी अवार्ड को टच ना करें। तो इन चीजों पे पीपल्स पार्टी का एतराज मौजूद है, लेकिन अल्टीमेटली सीसी में वो अपने मामला लेकर जाएंगे। जो उनका नुक्ता नजर आएगा वो आपके सामने भी आ जाएगा, हमारे सामने भी आ जाएगा, और पीपल्स पार्टी की मर्जी और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उनकी मंजूरी के बगैर तो 18 अमेंडमेंट नहीं पास हो सकता, सॉरी 27वीं यानी तरमीम पास नहीं हो सकती। हाँ, ये जरूर होगा कि फिर हम मरला वार जो शिकें हैं उनको मंजूर कराएंगे, और मरला वार शिकों में जिस पे वो वोट देंगे वो मंजूर होगी, जिस पे वोट नहीं देंगे वो मंजूर नहीं होगी, आइन में वो अमेंडमेंट नहीं हो पाएगी। जी, लाइकली लगता यही है कि 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे बड़ा उसूली मौक़िफ़ है, और अब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कहती है कि वो पीपल्स पार्टी से इस पर रब्ता करेंगे कि जो सूबों के माली इख्तियारात हैं या इंतज़ामी इख्तियारात हैं वो कटेल नहीं होने चाहिए, और उस पर तो पीपल्स पार्टी खुलकर बात भी कर रही है। शाजिया मरी साहिबा ने स्टेटमेंट दिया, रज़ा रब्बानी साहब बड़े सीजन पॉलिटिशियन पीपल्स पार्टी के साथ, तो वो इसके ऊपर जो है वो बात कर रहे हैं। तो इस पर कन्विंस करना लगता यूँ है कि बड़ा मुश्किल होगा, और इस पर अगर ज़ाहिर नहीं होती तो पीपल्स पार्टी की नंबर्स के बगैर तो आप नहीं कर सकते इसको। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, उनके नंबर के बगैर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आपके पास वक्त है और आप चाहते हैं कि मैं इस गहराई में जाऊं, आपकी इजाजत से मैं जाऊंगा। 18 अमेंडमेंट के अंदर क्या क्या लुकूनात थे मैं उस पर रोशनी डाल सकता हूं, लेकिन जाहिर है अगर आपके पास टाइम है मैं बता दूं। जी जी जी, क्विकली बता दीजिए हुज़ैफा साहब, मतलब आप क्या समझते हैं, आपका उसूली मौक़िफ़ क्या, आप क्यों इसमें तब्दीली चाहते हैं? जी 18 अमेंडमेंट के हवाले से देखें जी, 18 अमेंडमेंट 15 साल पहले आई थी। 15 साल में अगर हम ये समझे हैं कि हम सूबाई सतह पर वो इदारे डेवलप नहीं कर सके जो 60 साल में मरकज में डेवलप हुए हुए थे, इसको अंडू होना चाहिए, तो इसमें कोई मुज़ाहिका खेज चीज नहीं है। आप ये देखें कि मरकज 2010 से पहले HEC की अरबों रुपए की ग्रांट हुआ करती थी, जो कि सूबाई यूनिवर्सिटीज को, एक एक यूनिवर्सिटी को 1-1.5 अरब रुपया मिला करता था HEC के तवज्जुह से। आज सूरत हाल ये है, ऑटोनॉमी देने के बाद सूबों को ना सूबे वो ग्रांट दे पा रहे हैं और HEC के पास तनख्वाह देने के पैसे भी नहीं रहे। इसी तरीके से अगर आप हेल्थ की बात करें, आप खाली टीबी कंट्रोल, पोलियो कंट्रोल, एड्स कंट्रोल के प्रोग्राम जिनमें WHO फंडिंग किया करती थी, उनकी फंडिंग जो है पंजाब के हेल्थ बजट से दुगना हुआ करती थी। आज वो सूरत हाल नहीं है। इसी तरीके से जिस वजारत का मैं वजीर हूं नेशनल हेरिटेज एंड कल्चर का, हेरिटेज एंड कल्चर पूरी दुनिया में फेडरल सब्जेक्ट हुआ करता है, लेकिन यहाँ पर आपने सूबों को दे दिया, सूबों ने उस पर कोई काम नहीं किया। आप ये देख लें, पूरी दुनिया में कहीं पर भी हेरिटेज एंड कल्चर जो है वो फेडरल सब्जेक्ट, हर जगह पर फेडरल सब्जेक्ट है, सूबाई सब्जेक्ट नहीं है। टूरिज्म की वजारत मरकज में मौजूद ही नहीं है सिरे से, हालांकि सब्जेक्ट भी फेडरल का होता है। फेडरल अलाइन करता है, वीजे जारी करता है, प्रोटेक्शन जो है वो टूरिज्म के सेक्टर की, टूरिस्टों की यकीनी बनाता है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं। इस तरह की बेशुमार चीजें हैं जो कि 18 अमेंडमेंट में उस वक्त की गई। तो हुज़ैफा सब मुत्तफिक थे कि ये हो जाना चाहिए। जी हुज़ैफा साहब, फिर वो जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट है कि आपने एनएफसी किया था, आपको तो एनएफसी के बाद पीएफसी करना चाहिए था, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के, जिसके बाद लोकल बॉडीज के को एम्पावर किया जाता। तो वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स का जो कॉन्सेप्ट है वो तो फिर बुरी तरीके से डैमेज नहीं होगा, हिल के नहीं रह जाएगा। जी आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। डेवोल्यूशन ऑफ पावर सब्जेक्ट की डेफिनेशन ही हमने गलत कर दी। डेवोल्यूशन ऑफ पावर सब्जेक्ट के अंदर अगर आपने मुल्क की सियाहत खत्म कर देनी है, जो कि सूबों से मुतलका मामला ही नहीं है, पूरी दुनिया फेडरल लेवल पर आपसे बात करना चाहती है। मैं अभी मिनिस्ट्रियल मीटिंग में था कायरो में, जो कि टूरिज्म से मुतालिक थी। उन्होंने यही एतराज किया कि आपके मुल्क में हम किससे बात करें, बात करने के लिए कोई बंदा ही नहीं है फेडरल लेवल पर। तो मकसद कहने का ये है कि कोई पूरी 18 अमेंडमेंट को अंडू नहीं कर रहे। जिन चीजों में आपने पावर डेलीगेट की है और वो बेहतर तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, बिल्कुल उन्हें आपको मजीद मजबूत करना चाहिए। क्लाइमेट का शोबा है, बाकी चीजें हैं। अगर आप समझते हैं कि टू सम एक्सटेंट हेल्थ का, एजुकेशन का, हेरिटेज एंड कल्चर का, टूरिज्म का या बाकी चीजों में अगर आप मरकज को कोई ऐसा मैकेनिज्म बना देंगे, मरकज के जरिए चीजें होकर आए, ताकि एक बेहतर कोऑर्डिनेशन रहे, जो अरबों रुपए की ग्रांट्स हैं वो भी बंद ना हो, पूरी दुनिया में आपकी एक से रहे, आपकी जो सेंटिटी मुतासिर हुई है वो मुतासिर ना हो, तो इसमें तो कोई मुज़ाहिका नहीं है। इसमें तो ये नहीं है कि आप पावर जो है वो डेलीगेट नहीं करना चाह रहे। मुझे ब्रेक लेने का कहा जा रहा है सर, कता कलामी के लिए माजरत है, हैव टू वाइंड इट अप हियर। हुज़ैफा रहमान साहब, वज़ीर ममलिकत, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, हमारे साथ। टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर, और ब्रेक के बाद वापस आता है।
महंगाई की लहर फिर से सर उठा रही है और मुतवस्सित तबके पर बिजली बनकर गिर रही है। रोजमर्रा की जरूरी अशिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने गरीब तबके की 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मुश्किल तर बना दी है। और अब अक्टूबर 2025 में पाकिस्तान में महंगाई की मजमूई शरह 6.24% तक पहुंचना आम शहरी के लिए एक और बड़ा माशी झटका है। पाकिस्तान शुमारियात ब्यूरो के मुताबिक माली साल 2025-26 के इब्तदाई 4 माह यानी जुलाई से अक्टूबर के दौरान महंगाई 4.73% रही, जो गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत से ज़्यादा है। सितंबर के मुकाबले अक्टूबर में महंगाई में 1.83% इजाफा इस बात का सबूत है कि अशिया ख़ोर-ओ-नोश और तवानाई की बढ़ती कीमतें आवाम के लिए जो ज़िंदगी है उसको मज़ीद मुश्किल बना रही है। ख़ास तौर पर देही इलाकों पर इस इजाफे का बोझ ज़्यादा पड़ा है, जहाँ कीमतों में 2.26% इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जबकि शहरी इलाकों में ये इजाफा 1.54% रहा है। ये इजाफा तकरीबन तमाम अशिया में देखा गया है सिवाय तफरी और सकाफत के शोबे की, जिसमें 3.7% कमी आई, जबकि रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया में नुमाया इजाफा देखने में आया। टमाटर 127%, चीनी 345%, मक्खन 30%, आटा 15.7%, सब्जी घी 12.5%, जबकि गैस 23% महंगी हुई है। और ऐसे में आम घराने का बजट बुरी तरह मुतासर हुआ है। ख़ास तौर पर वो तबका जो पहले ही कम आमदन पर गुजारा कर रहा था। अब हुकूमत महंगाई में इजाफे की मुख्तलिफ वजूहात बता रही है, जिसमें सैलाब, ज़रई पैदावार में कमी और अफगानिस्तान के साथ सरहदी बंदिशें शामिल हैं। पंजाब में आने वाले सैलाब ने न सिर्फ ज़रई अराजी को तबाह किया बल्कि सनती पैदावार भी मुतासर किया, जिसके नतीजे में खुराक और ईंधन की फराहमी में खलल पड़ा है। फिर सरहदी झड़पों और तिजारती रास्तों की बंदिश ने शिमाल मगरबी इलाकों में कीमतों को मजीद बढ़ा दिया है। ऐसी सूरत हाल में हुकूमत को हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने की ज़रूरत है, जैसा कि ज़रई बहाली के लिए सब्सिडी, बीज खाद पर रिलीफ पैकेज दिया जाए ताकि अगले सीज़न में फसलों की पैदावार बहाल हो। लेकिन ग्राउंड के ऊपर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ होती हुई नज़र नहीं आ रही है कि जिससे लगे कि इसके अल्टीमेट इफेक्ट्स है वो आम आदमी तक पहुँचेंगे या इसका फ़ायदा अल्टीमेटली आम आदमी को होने जा रहा है। हारून शरीफ साहब सीनियर इकनॉमिक एक्सपर्ट है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हारून साहब, सबसे पहले तो ज़ाहिर है हम IMF प्रोग्राम में और IMF प्रोग्राम के अपने कंस्ट्रेंट्स हैं। लगता ये है कि अभी जो 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसके अंदर 18th अमेंडमेंट के अंदर जो चेंजेस हैं वो भी शायद IMF के कहने पे कि जिसमें सूबों की माली इख्तियारात हैं उसको कटील किया जाए, महदूद किया जाए। तो इन कंडीशंस में आपको लगता है कि कोई कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पैदा हो सकता है आम आदमी की जो हालात को या ज़िंदगी को बेहतर बना सके? जी, इस वक्त सूरत हाल जो है उसको 2 जावियों से देखा जा रहा है। एक जो आपने जिक्र किया कि IMF के साथ जो बेल आउट प्रोग्राम चल रहा है, और ये अहम है कि हम इसको बेल आउट का लफ्ज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत से लोगों को ये गलतफहमी होती है कि IMF प्रोग्राम से कुछ आम आदमी की ज़िंदगी पे असर पड़ेगा। वो तो एक हुकूमत के गैप को फिल करने का प्रोग्राम है जो अपनी एक्सटर्नल पेमेंट नहीं कर पा रही। अब उसके अंदर जब हम इकोनॉमी को देखते हैं लेंडर की या कर्जदार की नजर से, तो इकोनॉमी बेहतर हो रही है, आपके रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, आपको कर्ज मिल रहा है, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज कवर है जिससे आप इंपोर्ट का बिल पे कर सकते हैं। और उसकी अगर आप देखें कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें हुकूमत उसका क्रेडिट ले रही है। दूसरा है जो हमारी 99.9% आबादी की इकोनॉमी है, जिसके अंदर 3 बड़े मेजर चेंजेस आए हैं। एक चेंज तो ये आया है कि उनकी खर्चने की सलाहियत या कंजम्पशन पावर इरोड हो गई है, क्योंकि हम GDP को रिवाइव नहीं कर पाए हैं, उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज नहीं निकल पा रही हैं और बेरोजगारी बढ़ रही है। दूसरी अहम चीज यह है जिसकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भी कहा गया कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ पॉवर्टी वो पाकिस्तान में ऑन द राइज है, और एट एन एवरेज 25 से 45% लोग पॉवर्टी लाइन के आसपास या नीचे हैं। अब अगर आप इनके नंबर्स को कैलकुलेट करें तो ये 2/3 हमारी आबादी बनती है जिन लोगों की सफेद पोश और जो गुर्बत की सतह पे या उससे नीचे जा चुके हैं। ये जब महंगाई उनकी कंजम्पशन पावर की इरोजन के साथ मिलके हिट करती है, जिसकी फ्लड्स की वजह बताई आपने, कॉन्फ्लिक्ट टेरिटोरियल की वजह इसके अंदर शामिल है, आपकी जो ट्रांसपोर्ट लाइंस हैं उनके खर्चे ज़्यादा हैं, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का खर्चा ज़्यादा है, यहाँ पर फिर इस कंस्टिट्यूएंसी को हुकूमत को प्रायोरिटी देनी पड़ती है कि जी हमारी तरजीह अब जो भी करेंगे सबसे पहले ये जो पिसा हुआ तबका है इसको एक नेशनल इकोनॉमिक धारे में लाने के लिए पॉलिसी इंटरवेंशंस है, उसके लिए इमीडिएट सब्सिडीज और रिलीफ के मेजर्स हैं,
लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली आपको इकोनॉमिक रिवाइवल के अंदर उनके लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज निकालनी है, रादर देन कि आप उनको हैंडआउट्स पे रखें। अब ये इसके लिए मुझे अभी सलाहियत नहीं दिखाई दे रही। ठीक, अब एक तरफ तो आपने ज़ाहिर है ये कहा कि ये बेल आउट प्रोग्राम है और एक्सटर्नल साइड के ऊपर जो मैनेजमेंट है हमारे बर्डन को जो है वो शेयर करने के लिए या उसकी फाइनेंसिंग के लिए आईएमएफ के साथ हम प्रोग्राम में हैं। तो आपको नहीं लगता सर कि इससे जो एक्सटर्नल बर्डन है अल्टीमेटली ज़ाहिर है जब हमारे पास ये जो रोज़मर्रा की अशिया है इस पर भी हमारा आप इंपोर्ट बिल स्वेल कर जाता है तो एक्सटर्नल बर्डन तो बढ़ता है, तो इसमें हमें दोबारा आईएमएफ के साथ रीनेगोशिएट करने की ज़रूरत है या करना पड़ेगा? जी, पाकिस्तान का डायलेमा बहुत सालों से यही चल रहा है कि हमारा जो इकोनॉमी का ढांचा है, और आई थिंक आपको जर्नलिस्ट को इसको डीप डाइव करके इस पे बात ज्यादा करनी चाहिए, वो 250 मिलियन लोगों की जरूरियात पूरी नहीं कर पा रहा। जो करंट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर 60% सर्विसेज हैं, 20% इंडस्ट्री है, 20% ज़राअत है। अब इस ढांचे को जब तक तब्दील नहीं करते और हमारी वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का गैप नहीं कम करता, तो आपके दो ही तरीके हैं। आप उसको या तो आप बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ले आए बाहर से, या आपकी रिमिटेंसेस 4 गुना बढ़ जाएं, लेकिन ये होते दिखाई नहीं देते और ना इकोनॉमिक सपोर्ट करती है। तो हमें कोई चारा नहीं है जब तक देखें ना, ओवर द पास्ट 25 ईयर्स हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट गिर गई है जीडीपी की शरह से तनासुब में तकरीबन 6%। अब जब तक हम ढांचा नहीं बदलेंगे, उसी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते रहेंगे जो कंपेटिटिव नहीं है, उसमें प्रोडक्टिविटी और वैल्यू ऐड करने के लिए लोकल इन्वेस्टर को सामने नहीं लाएंगे, हम आईएमएफ के बाद बार बार जाते रहेंगे, क्योंकि लोगों ने तो खाना भी है, चीजें भी लेनी है। जब यहां नहीं बनेगी तो इंपोर्ट होगी, तो इंपोर्ट बिल ऊपर जाएगा, एक्सपोर्ट मैच नहीं करेंगी और आप बेल आउट के लिए चले जाते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी इकोनॉमिक्स नहीं है, लेकिन बहुत से ममालिक ने इस सूरत हाल से पिछले 50 बरस में ग्रेजुएट किया है। हम समहाउ ढांचे को चैलेंज करने से घबरा रहे हैं, स्टेटस को उसको रोक रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म का पॉलिसी पे इन्फ्लुएंस उसको रोकता है, और सबसे बड़ी बात ब्यूरोक्रेसी में पॉलिसी मेकिंग की सलाहियत इरोड हुई है। पॉलिसीज लेंडर्स और डोनर्स बनाते रहे हैं। अब इसको बैठ के एलीट को बैठ के फैसला करना है कि काम ऐसे नहीं चल रहा है। And ultimately it is the decision which has to be taken at the policy level और ये फिर लॉन्ग टर्म लगता है। सर आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। हारून साहब बहुत बहुत शुक्रिया। हारून शरीफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर इकोनॉमिक एक्सपर्ट। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप पंजाब हुकूमत ने पेंशन खत्म करने के लिए मुस्तकिल मुलाजमत का कानून मनसूख कर दिया। अब नए ऑर्डिनेंस के तहत पंजाब हुकूमत मुलाजमीन को बुनियादी तनख्वाह के स्केल की बजाय यकमुश्त तनख्वाह के पैकेज पर भर्ती करेगी, यानी लमसम तनख्वाह ऑफर की जाएगी, जिसका मतलब ये होगा कि ऐसे मुलाजमीन मुस्तकबिल में पेंशन के हकदार नहीं होंगे। पंजाब हुकूमत का मुस्तकिल मुलाजमत का कानून मनसूख करके पेंशन खत्म करने का फैसला सूबे की जो ब्यूरोक्रेटिक और मालियाती समत है उसमें एक बड़ी पॉलिसी तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि पेंशन का बढ़ता हुआ बोझ सूबाई ख़जाने के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका था, क्योंकि हर साल बजट का एक बड़ा हिस्सा पेंशन की अदायगियों में खर्च हो रहा था, जिससे तरक्याती और अवामी फलाही मनसूबों के लिए गुंजाइश महदूद हो रही थी। आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब हुकूमत के अखराजात में पेंशन की मद में अरबों रुपये सालाना इजाफा हो रहा है, और अगर यही रुझान बरकरार रहता है तो आने वाले बरसों में ये रकम मजमूई बजट के 1/3 हिस्से तक पहुँच सकती थी। इस पस मंज़र में हुकूमत ने एक यकमुश्त तनख्वाह पैकेज मुतारिफ कराने का फैसला किया है, जिसके तहत नए मुलाजमीन को मुकर्रर तनख्वाह दी जाएगी, लेकिन वो पेंशन या इंक्रीमेंट के हकदार नहीं होंगे। ये फैसला मालियाती नुक्ता नज़र से गो के वक्ती रिलीफ फराहम करेगा, लेकिन समाजी और इंतज़ामी सतह पर इसके कई गहरे असरात मुतवक्के हैं। सबसे अहम असर ये होगा कि सरकारी मुलाजमत की वो कशिश जो पेंशन, सिक्योरिटी और मुस्तकिल नौकरी के तसव्वुर से जुड़ी थी, अब बड़ी हद तक ख़त्म हो जाएगी। सरकारी नौकरी को हमेशा एक मुस्तहकम और महफूज पेशा समझा जाता था, ख़ास तौर पर मुतवस्सित तबके के लिए जो मुस्तकिल आमदन और रिटायरमेंट के बाद माली तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह देता है। लेकिन नए निज़ाम में जब पेंशन और सर्विस सिक्योरिटी ख़त्म कर दी गई है, तो बासलाहियत नौजवान सरकारी मुलाजमत की बजाय निजी शोबे या बैरून मुल्क रोज़गार को तरजीह देने लगेंगे। माहिरीन के नज़दीक इससे सरकारी इदारों में टैलेंट की कमी पैदा होने का खदशा है, जो लॉन्ग टर्म में
कारकर्दगी पर मनफी असर डाल सकती है। दूसरी जानिब मुस्तकिल मुलाजमत के खात्मे से सरकारी अमले के अंदर अदम तहफ़्फ़ुज़ और बेयकीनी की फ़ज़ा बढ़ सकती है। जो मुलाजमीन इस वक्त कॉन्ट्रैक्ट पर हैं और मुस्तकिल होने के मुंतज़िर हैं, उनके मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया है। एक तबका समझता है कि नया कानून उन पर भी लागू होगा और वो कभी मुस्तकिल नहीं हो सकेंगे, जिससे उनकी कारकर्दगी और वाबस्तगी पर असर पड़ सकता है। ये सूरत हाल सरकारी इदारों में अदम इत्मीनान, टर्नओवर और एहतजाजी रुझानात में इजाफा कर सकती है। ताहम हुकूमत के लिए एक मस्बत पहलू यह है कि इस फैसले से बजट में लचक पैदा होगी, क्योंकि पेंशन की मुस्तकिल ज़िम्मेदारी खत्म हो जाएगी। सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद रिटायरमेंट के बाद तवील अरसे तक पेंशन लेती रही है, जिसका बोझ हर साल बढ़ता चला जा रहा था। अब नए मॉडल में हुकूमत सिर्फ फ़ाल मुलाजमीन को तनख्वाहें देगी, जिससे माली मनसूबाबंदी निस्बतन आसान होगी। मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये कानून सूबाई मईशत को वक्ती तौर पर सहारा दे सकता है, लेकिन तवील मुद्दत में इसके समाजी और इंतज़ामी असरात नुमायाँ होंगे। रियासत अगर मुलाजमीन को पेंशन और मुस्तकिल रोज़गार की यकीन दहानी नहीं देगी तो फिर इसके बदले में मार्केट के मुताबिक जो बेहतर उजरतें हैं वो देना होंगी, वरना सरकारी इदारे निचले और दरमियाने दर्जे की सतह पर अफरादी क़ुव्वत की कमी और सलाहियत के बहरान का शिकार हो जाएंगे। लिहाजा ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत सिर्फ पेंशन के खात्मे पर न रुके, बल्कि एक जामे फ्रेमवर्क तश्कील दे जिसमें निजी शोबे के तर्ज पर परफॉर्मेंस बेस्ड मराहत हो, सोशल सिक्योरिटी और रिटायरमेंट फ़ंड जैसे मुतबादिल निज़ाम मुतारिफ कराए जाए, ताकि रियासती मुलाजमत की कशिश और इदारा जाती इस्तेहकाम बरकरार रह सके। प्रोग्राम का आपको पहुँचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।